पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार इस वक्त आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो पर। आइए सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह प्रजापति का व्याख्यान। किसी भी कारण से उच्च शिक्षा से वंचित हैं, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ आपको अवसर देने के लिए तत्पर है। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार। नमस्कार साथियों, आज हम अनुवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। अनुवाद की एक सुदीर्घ व समृद्ध परंपरा रही है, जो प्राचीन काल से ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती आ रही है। भारतीय ग्रंथों, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और इसके भाष्य के बाद लौकिक संस्कृत में महाभारत, भागवत पुराण, नीति ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ और इसके बाद अश्वघोष, भाष्य, कालिदास, श्रीहर्ष आदि द्वारा रचित संस्कृत साहित्य का अनुवाद परवर्ती काल में हुआ है। पाश्चात्य और अरब देशों में भी अनुवाद की एक लंबी परंपरा मिलती है। ईसा के लगभग 3000 वर्ष पूर्व असीरिया के राजा सैरगोन, बेबीलोन के शासक हम्मुरबी ने अपने कार्यों का अनुवाद कराया था। लगभग दूसरी सदी में यूनान में धार्मिक ग्रंथ बाइबिल, जिसकी भाषा हिब्रू मानी जाती है, का अनुवाद यूनानी भाषा में किया गया। बाद में रोम और फिर लैटिन में अनुवाद हुआ उसका। इसी क्रम में मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन कैसुओरो वे रीना ने स्पेनिश में बाइबिल का अनुवाद किया। यह अनुवाद की प्राचीन सुदीर्घ परंपरा को दर्शाता है। भाषाई विविधता के कारण ज्ञान विज्ञान के द्वार उतने नहीं खुल पाए हैं जितना कि आज का प्रौद्योगिकी और तकनीकी से सुसज्जित मनुष्य चाहता है। आज का मनुष्य उन सभी स्रोतों से ज्ञान अर्जित करना चाहता है जिससे कि उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके। हम भी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के माध्यम से वह समाज को बहुत कुछ देना चाहते हैं। ऐसे ज्ञानार्जन के उत्सुक मनुष्य के लिए अनुवाद एक आवश्यकता है। अनुवाद से हम ज्ञान के विश्वव्यापीकरण और सामाजिक विकास में तेजी लाकर लोगों का जीवन स्तर सुधार सकेंगे। अनुवाद से आधुनिक ज्ञान विज्ञान के बढ़ते कदम के कारण वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाना आसान हुआ है। इसलिए यह कहना उचित है कि ज्ञान के विस्तार में अनुवाद आवश्यक है, हमें भी और आप सबको भी। आइए अब अनुवाद के स्वरूप, अर्थ और शब्द के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुवाद शब्द अनुधन वद में घ्य धातु से मिलकर बना है। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन शब्द है। वेबस्टर अंग्रेजी शब्दकोश में ट्रांसलेशन का अर्थ रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल बताया गया है, अर्थात एक मूल भाषा से अलग दूसरी भाषा में पुनरुत्पादन कार्य अनुवाद है। इस तरह अनुवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी एक भाषा व्यवस्था की पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा व्यवस्था के अनुरूप भावों, विचारों, तथ्यों सहित यथासंभव समानार्थक भाषांतरण करना, अर्थात किसी एक कहने के बाद या किसी कथन का अनुवर्ती कथन, पुनः कथन, पुनरुक्ति अनुवाद कहलाता है। आइए अनुवाद की परिभाषा जान लेते हैं। फॉरेस्टर के अनुसार एक भाषा से दूसरी भाषा में संदर्भों और विचारों का स्थानांतरण ही अनुवाद है। इसी तरह नायडा टेबलर ने अनुवाद की परिभाषा देते हुए कहा है, मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल समता पहले अर्थ और शैली की दृष्टि से तथा निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। इन दोनों परिभाषाओं के बाद यह कहा जा सकता है कि अनुवाद एक भाषा में दिए गए विचारों को यथासंभव समान सहज भाषा में मूल भाषा पाठ की आत्मा की रक्षा करते हुए पुनः अभिव्यक्ति है। अनुवाद के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद, रूपानुवाद। शाब्दिक अनुवाद, इसमें मूल भाषा पाठ अर्थात शुद्ध भाषा
अर्थात जिस भाषा पाठ का अनुवाद किया जाना है कि शब्द योजना, वाक्य विन्यास आदि का दूसरी भाषा अर्थात कि लक्ष्य भाषा, या कहें कि जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है में ज्यों का त्यों अनुवाद किया जाता है, तब यह शाब्दिक अनुवाद कहलाता है। भावानुवाद में मूल पाठ अर्थात शोध भाषा में प्रयुक्त शब्द योजना, वाक्य विन्यास, शब्दों और वाक्यों में निहित मूल भाव का अनुवाद केंद्रित किया जाता है। इसके इस प्रकार कह सकते हैं कि भावानुवाद में मूल पाठ का भाव प्रमुख होता है जिसका अनुवाद किया जाता है। छाया अनुवाद, इसमें अनुवादक मूल भाषा पाठ अर्थात जिस भाषा पाठ का अनुवाद किया जाना है के तथ्य को दूसरी भाषा अर्थात जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है में अनुदित करने के लिए उसमें यथेष्ट परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार अनुवाद करते समय अनुवादक के विवेक और रुचि दोनों दूसरी भाषा में झलकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि छाया अनुवाद में जिस भाषा पाठ का अनुवाद किया जाना है उसमें अनुवादक अपने व्यक्तिगत चिंतन का समावेश न करते हुए भी उसके भाव को छाया रूप में अनुदित करता है। शिक्षार्थियों, एक अच्छे अनुवादक के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, इस पर भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। एक अच्छे अनुवादक में मूल पाठ सामग्री के भावों की प्राथमिकता, प्रवाहशीलता और रोचकता ज्यों की त्यों बने रहे, ताकि मूल पाठ में जो मूल एवं सहायक भाव हैं वह लक्ष्य भाषा में ज्यों की त्यों आ जाएं। यदि ऐसा लक्ष्य भाषा में होता है तो वह उत्तम कोटि का अनुवाद कहा जा सकता है। अच्छे अनुवाद में भाषा तथा शैलीगत श्रेष्ठता पर भी ध्यान दिया जाता है। अनुवाद के समय यह कोशिश की जानी चाहिए कि मूल पाठ का भाव संरक्षण करते हुए अर्थात सुरक्षित करते हुए लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली सुरक्षित रहे। तात्पर्य यह कि मूल पाठ जिस शैली में जिस तरह अभिव्यक्त किया गया है उसी शैली के अनुरूप अनुवाद करना उचित होता है। शैली काव्यात्मक, निबंधात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक आदि हो सकती है, लेकिन अनुवाद मूल पाठ की प्रकृति के अनुरूप हो, यह अनुवादक को ध्यान रखना होता है। अर्थात यदि किसी पाठ का केवल शाब्दिक अनुवाद किया जाता है तो लक्ष्य भाषा में अनुदित सामग्री में वह प्रांजलता संभव नहीं जो मूल पाठ में थी। इसलिए अनुवाद के दौरान प्रासंगिक शब्दों का ही शाब्दिक अनुवाद किया जाना उचित होता है। जिसका शाब्दिक अनुवाद जरूरी हो, पूरे वाक्य का शाब्दिक अनुवाद असंगत होता है। इस तात्पर्य यह कि जो मूल पाठ का अनुवाद किया जाना है उसका मूल भाव सुरक्षित हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। एक अच्छे अनुवादक की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? एक अच्छा अनुवादक वह है जिसमें मूल भाषा पाठ का समुचित भाषांतरण किया गया हो। शब्द प्रति शब्द अनुवाद में उचित भाव संप्रेषण संभव नहीं। अर्थात इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि केवल शब्द के अनुवाद करना ही अनुवाद नहीं है। यह अनुवाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शब्द के स्थान और परिस्थिति प्रवृत्ति के आधार पर अर्थ अलग होते हैं। इसलिए किसी एक शब्द का अनुवाद हर जगह, हर परिस्थिति में, हर प्रवृत्ति में वही अर्थ हो, यह जरूरी नहीं। दूसरा, मूल भाषा पाठ में प्रयुक्त मुहावरे, लोकोक्तियों का अनुवाद लक्ष्य भाषा में भाषा संरचना के अनुरूप किया गया हो तो वह श्रेष्ठ अनुवाद कहलाता है। तीसरी विशेषता में हम कह सकते हैं लक्ष्य भाषा में प्रवाहशीलता हो। यह तभी संभव है जब अनुवादक को मूल भाषा पाठ की पृष्ठभूमि का अच्छा ज्ञान हो। इसका मतलब यह हुआ कि अनुवादक को अनुदित भाषा और अनुद्य भाषा दोनों में अच्छा ज्ञान हो, तभी यह संभव हो सकता है। चौथी विशेषता हम यह कह सकते हैं कि मूल भाषा पाठ में उल्लिखित तथ्य, संदर्भ, उदाहरण, प्रमाण आदि का समुचित उल्लेख लक्ष्य भाषा पाठ में शामिल किया गया हो। पांचवी विशेषता के रूप में यह कि अनुवाद
किसके लिए किया जा रहा है यह अनुवादक को पता हो। ऐसा होने पर ही अनुवाद शुद्ध भाषा से लक्ष्य भाषा में सहज और प्रवाह में हो सकेगा और अनुवाद को पढ़ने में एक लालित्य उत्पन्न हो सकेगा, एक रोचकता आ सकेगी। शिक्षार्थियों, एक अच्छे अनुवादक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसे भी हम जान लेते हैं। सामान्यतः अनुवाद के दौरान जिन बातों का ध्यान रखना होता है वे हैं, अनुवादक को मूल भाषा पाठ को पढ़कर उसमें व्यक्त बातों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। यदि मूल पाठ पढ़ते वक्त मूल भाव, सहायक भाव या अन्य भाव समझ में ना आए हों तो मूल पाठ को पुनः पढ़कर उन भावों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। मूल भाषा पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर लेना चाहिए। आवश्यक हो तो शब्दकोश की सहायता ले लेनी चाहिए। अनुवाद करते समय अनुवादक को ध्यान देना चाहिए कि मूल भाषा पाठ की आत्मा सुरक्षित हो। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मूल पाठ में जो भाव हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं, वही अनुदित पाठ में संरक्षित रहें, यह आवश्यक है। मूल भाषा पाठ के अनुरूप तथ्यों, उदाहरण आदि का उल्लेख क्रमशः किया जाना चाहिए ताकि अनुदित पाठ में एक प्रवाहशीलता बनी रहे और कोई अंश छूट ना पाए। अनुवाद में किसी पाठ की ना तो व्याख्या करनी चाहिए और ना ही अपने विचारों को अनुदित अंश में जोड़ना चाहिए। यह अनुवाद की श्रेष्ठता को प्रभावित कर सकता है। अर्थात इसको इस रूप में कह सकते हैं कि अनुवाद अनुदित पाठ बिल्कुल जिस मूल पाठ के भाव को संरक्षित करते हुए किया जा रहा है उसमें कोई भी अंश छूटे ना, यह आवश्यक है। अनुवाद में किसी पाठ की न व्याख्या की जानी चाहिए और न ही विचारों को अनुदित अंश में जोड़ना चाहिए। मूल पाठ में प्रयुक्त मुहावरों, लोकोक्तियों का मूल भाषा पाठ के समान अनुवाद करने की कला अनुवादक में हो तो अनुवाद और श्रेष्ठ हो सकता है। अनुवादक को शब्दों के चुनाव पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यथासंभव पारिभाषिक शब्दों अथवा प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एक अच्छे अनुवादक के गुणों में अनुवादक को शोध भाषा तथा लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भाषा संरचना पर उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी अनुवादक मूल पाठ के अनुरूप अपनी अनुवाद कला का सार्थक उपयोग कर सकेगा। अनुवादक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद में मूल अवतरण तथा अनुदित अंश के भाव समान हों। अनुवादक के गुणों में यह आवश्यक नहीं कि किसी भाषा में प्रयुक्त शब्द का लक्ष्य भाषा में शब्द प्रति शब्द अनुवाद किया जाए। जैसे पोस्टमैन को डाकिया कहना वहां तक ठीक है जहां तक सहजता बनी रहे, अन्यथा पोस्टमैन कहने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते वाक्य की सरलता और संप्रेषणीयता बनी रहे। इसी प्रकार हम जैसे बुक शब्द का प्रयोग बहुतायत में करते हैं, लेकिन संप्रेषणीयता की दृष्टि से यदि बुक के स्थान पर पुस्तक शब्द लगातार प्रयोग करें तो वह संप्रेषणीयता हो सकता है प्रभावित हो जाए। शिक्षार्थियों, आइए हम अब आगे अनुवाद प्रक्रिया के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है जिससे होकर अनुवादक गुजरता है। अनुवादक एक भाषा के तत्व को उसी रूप में दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करने की सार्थक कोशिश करता है। इसके लिए वह स्रोत भाषा के अनुरूप भाव, संदर्भ, संदेश तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की सहायता से लक्ष्य भाषा में भाषांतर करने की मानसिक कसरत करता है। इसे यूं कहें कि अनुवाद किसी भी अनुवादक की मस्तिष्क में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। अनुवादक की इस मानसिक कसरत की सफलता तभी संभव है जब वह अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पार कर अपने निर्धारित लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंच जाए। अनुवादक के लिए यह जटिल अनुवाद प्रक्रिया अनुभूति की तीव्रता के साथ साथ लेखक के दायित्वों का भी बोध कराती है। अनुवाद प्रक्रिया को विद्वानों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप विभिन्न चरणों में बताने का प्रयास किया है। इन विद्वानों में जिन विद्वानों का नाम लिया जाता है उनमें नायडा,
न्यूमार्क, बाथगेट जैसे अनेक विद्वान हैं जिन्होंने अनुवाद को कला की सीमा से बाहर निकालकर निश्चित वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया और सैद्धांतिक मतों का प्रतिपादन किया। इन विद्वानों में हम सबसे पहले नायडा द्वारा बताई गई अनुवाद प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। नायडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया संपन्न होने के दो स्तर हैं, पहला बाह्य और दूसरा अभ्यंतर या उसको आंतरिक कहें। पहले स्तर में मूल पाठ की बाह्य संरचना अर्थात शब्द, रूप, वाक्य आदि का भाषिक इकाइयों के आधार पर भाव ग्रहण करने का प्रयास होता है। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि बाह्य संरचना में शब्द, उसके रूप और वाक्य की भाषिक इकाइयों का भाव ग्रहण किया जाता है। वास्तव में बाह्य स्तर पर भाषाओं की सतही संरचना होती है। इसमें तीन स्थितियां निर्धारित की जा सकती हैं। वह इस प्रकार: शुद्ध भाषा, मध्य अर्थात कि शब्द का अर्थ और पर्याय, और तीसरा लक्ष्य। दूसरा जो स्तर होता है वो होता है बाह्य स्तर। बाह्य स्तर में अनुवादक एक सजग पाठक की भूमिका में होता है और वह स्रोत भाषा पाठ में निहित संदेशों को बाह्य संरचना के स्तर पर ही समझने का प्रयास करता है और अर्थ अथवा पर्याय का लक्ष्य भाषा संरचना के अर्थ अथवा पर्याय से समन्वय स्थापित करता है। तात्पर्य यह कि बाह्य स्तर पर अनुवादक एक पाठक की भूमिका में होता है जो उसके बाह्य संरचना को अर्थात कि भाव के बाह्य संरचना को लक्ष्य भाषा में पाठक के सामने परोसता है। दूसरा स्तर है अभ्यंतर स्तर। इसमें स्रोत सामग्री में निहित भाव अथवा संदेश को लक्ष्य भाषा के अनुरूप पहुंचाना अनुवाद का प्रमुख ध्येय होता है। अर्थात यह स्तर बाह्य संरचना की अपेक्षा अधिक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। व्याकरण की दृष्टि से दोनों स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की भाषा संरचना भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अनुवाद प्रक्रिया के दौरान उस भाषा व्यवस्था के सिद्धांतों का अनुपालन करना होता है जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। तभी स्रोत भाषा में निहित भाव या संदेश लक्ष्य भाषा तक पहुंच सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अनुवादक स्रोत भाषा को गहन स्तरीय विश्लेषण पाठ के स्तर पर पहुंचा पाता है। इसका तात्पर्य है कि ये उपर्युक्त उल्लेख किए गए दोनों स्तर अनुवाद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नायडा ने इन दोनों स्तरों की चर्चा करते हुए पहला स्रोत भाषा पाठ, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा लक्ष्य भाषा पाठ के रूप में चिन्हांकित किया है। इसे इस रूप में कह सकते हैं कि जिस भाषा पाठ का अनुवाद किया जाना है वह स्रोत भाषा पाठ, जिसमें भाव, तथ्य, उदाहरण आदि निहित हैं। दूसरा मध्यवर्ती अथवा मध्यवर्ती में अनुवादक स्वयं अनुवादक पाठक होता है और तीसरा लक्ष्य भाषा पाठ अर्थात कि इसमें लक्ष्य भाषा पाठ अनुवाद किए जाने वाले पाठ के भाव को पूरी तरह ज्यों का त्यों स्थानांतरित तथा रूपायित कर जिस भाषा में पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाता है या संप्रेषित किया जाता है वह लक्ष्य भाषा पाठ होता है। ये तीन स्तरों की चर्चा नायडा ने की है। नायडा का दूसरा स्तर अभ्यंतर में 4 चरण होते हैं। पहला मूल पाठ, दूसरा विश्लेषण, तीसरा अंतरण, चौथा पुनर्गठन। तात्पर्य है कि जिस भाषा पाठ का अनुवाद किया जाना है अनुवादक सर्वप्रथम उसका विश्लेषण करता है, अंतरण में वह शब्दों का भावों का समतुल्यता स्थापित करता है और तीसरा भाषा स्तर पर वह पुनर्गठन करता है। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है, विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य हमारा